एपिसोड 4 की स्टार्टिंग लक्ष्मणपुर नाम के एक गांव से होती है, जहां की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लोअर कास्ट की रहती है। वहां पे एक शादी रहती है। तभी वहां मुखिया और उसके आदमी आते हैं और जो भी दिखता है उसको गोली मार देते हैं। लक्ष्मणपुर में एक बहुत बड़ा मैसेकर होता है। अगले दिन जैसे ही रानी भारती को ये खबर मिलती है, वो लक्ष्मणपुर जाके उन सब मरने वालों के घर वालों से मिलती है। वहां पे रोना गाना इतना चल रहा होता है कि रानी को भी रोना आ जाता है और वो वहीं बैठकर रोने लगती है। थोड़ी देर रोने के बाद वो वापस पटना के लिए निकल जाती है। पटना आते ही वो पुलिस के सभी ऑफिसर्स से मिलती है और उन सब को 13 दिन का टाइम देती है मुखिया और उसके आदमियों को पकड़ने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं पुलिस को एक टिप मिलती है और डीजीपी खुद एक टीम लेकर मुखिया के राइट हैंड कुंवर को पकड़ने जाते हैं। पुलिस के लोग अंडर कवर होकर कुंवर को गांव के अंदर ढूंढने लगते हैं। डीजीपी गांव के बाहर एक ढाबे पर अपने कुछ आदमियों के साथ रुकता है। एक लेडी ऑफिसर वहां आती है और डीजीपी को बताती है कि उसको एक घर पर शक हुआ है और ऐसा लगा जैसे वहां अंदर कुंवर हो। अब इससे पहले डीजीपी कुछ एक्शन ले पाता, कुंवर खुद अपने लोगों के साथ ढाबे पर आ जाता है और सबको घेर लेता है। कुंवर वहां पे खड़े पुलिस वालों से कहता है कि वो सिपाहियों को जाने देगा, बस उसको वो ऑफिसर चाहिए जिसने यहां तक आने की हिम्मत की है। तभी पुलिस वाले डर कर डीजीपी का नाम बता देते हैं। ये देखकर डीजीपी काफी डर जाता है और तुरंत काला नाग को कॉल करता है। वो उससे कहता है कि मुखिया से बात कीजिए और मेरी जान बचा लीजिए। काला नाग बदले में उससे पैसे मांगता है पर हेड के हिसाब से और वो मुखिया को कॉल करता है। कुंवर के हमला करने से पहले उसको भी मुखिया का कॉल आ जाता है और मैटर सॉल्व हो जाता है। कुंवर और डीजीपी बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी डीजीपी बड़ी ही चालाकी से कुंवर को अरेस्ट कर लेता है। कुंवर के पकड़े जाने के बाद रानी भारती उससे मिलने आती है और उससे पूछती है कि मुखिया कहाँ पे है। तब कुंवर उससे कहता है कि मुखिया तो हर जगह है, आपकी सरकार में है, आपके कैबिनेट में है, आपके घर पे है और आपके ऑफिस में, हर जगह। अगले सीन में हम देखते हैं गवर्नर भीमा से मिलने आते हैं। ये लोग कुंवर सिंह के अरेस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब भीमा गवर्नर से पूछता है कि आपको क्या लगता है मुखिया के पीछे कौन होगा। गवर्नर बताता है पूरा बिहार। वो भीमा से कहता है कि तुम एक छोटी जात से हो और तुम्हारा बिहार का मुख्यमंत्री बनना बहुत लोगों की नज़र में एक भयानक गलती है, जिसको वो लोग जल्द से जल्द ठीक करना चाहते हैं। अब अगले दिन जब रानी ऑफिस जाती है तब कावेरी उसको कुछ सरकारी फाइलें दिखाती है जो कि भीमा को गोली लगने के बाद 1 महीने से पेंडिंग पड़ी थी। रानी फाइल्स देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि मैं इतनी सारी फाइल्स पे अंगूठा नहीं लगा सकती। तब कावेरी उसको कहती है कि मैडम आप चाहें तो अभी भी साइन करना सीख सकती हैं, मैं आपको सिखाऊंगी। रानी भारती कावेरी से पूछती है कि बिहार सरकार में कितने डिपार्टमेंट हैं। तब कावेरी उसको बताती है कि हमारे यहाँ टोटल 45 डिपार्टमेंट हैं और ये सब फाइल्स उन्हीं डिपार्टमेंट की हैं। कावेरी एक एक कर रानी को सारी फाइल्स पढ़ के सुनाती है और सब फाइल्स में एक ही बात लिखी होती है कि उनको काम करने के लिए फंड्स चाहिए। तभी एक फाइल आती है जिसमें लिखा होता है कि गवर्नमेंट टीचर्स की सैलरी 3 महीने से नहीं दी गई है, वो देने के लिए पैसे चाहिए। और हर फाइल में फंड्स मांगने वाला एक ही आदमी है, फाइनेंस सेक्रेटरी परवेज आलम। ये देखकर रानी हैरान होती है और परवेज आलम से मिलने जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हारे पास फंड क्यों नहीं है। परवेज आलम रानी को बताता है कि बिहार सरकार का ट्रेजरी बिल्कुल खाली है। वो बताता है कि हमारे पास टोटल 48 ट्रेजरी है और सब खाली पड़ा है और हम लोग 3 महीने से सेंटर से फंड लेकर काम चला रहे हैं। रानी को उसकी बातें समझ नहीं आती। तब वो उसको डिटेल में समझाता है कि पैसे की चोरी कैसे हो रही है। वो साथ ही ये बताता है कि बिहार सरकार का हर डिपार्टमेंट अपना खर्चा निकालने के लिए ट्रेजरी से पैसा लेता है। अगर हम सब डिपार्टमेंट के खर्चों की जांच करें तो हमको पता चल जाएगा कि चोरी कौन कर रहा है। ये सुन के रानी परवेज आलम को इंक्वायरी करने को बोलती है। अगले सीन में हम देखते हैं जो लेडी ऑफिसर डीजीपी की टीम में थी वो शंकर महतो से मिलने जाती है, जहां हम देखते हैं कि ये दोनों लोअर कास्ट के होने की वजह से एक दूसरे से मिले रहते हैं। वहीं परवेज आलम रांची पहुंच जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने एक जूनियर कलीग के साथ। वो वहां के डीएम से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि उनको 97 से 98 के बीच में हुए पैसों के विड्रॉल्स के बिल्स देखने हैं। तब डीएम उसको बताता है कि बिल्स तो हमारे पास हैं, पर हमारा ट्रेजरी ऑफिसर छोटे लाल आज छुट्टी पर है, उसका एक्चुअली पथरी का ऑपरेशन हुआ है जिसकी वजह से वो अभी नहीं आ सकता। परवेज आलम समझ जाता है कि कुछ झोल चल रहा है।
एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम उसी डीएम को देखते हैं। वो डर के मारे मचान बाबा के पास जाता है और उसको परवेज आलम के बारे में सब कुछ बताता है। तब बाबा उससे कहते हैं कि वो सब संभाल लेंगे, तुम बस अपने साथियों को वार्न कर दो। वहीं परवेज आलम भी हार नहीं मानता। वो रात को डीएम ऑफिस में घुस के उन बिल्स को ढूंढने लगता है। जैसे ही आलम को वो बिल्स मिलते हैं, वहां पर बाबा का एक आदमी आता है और उस पर गोली चला देता है। परवेज आलम का कलीग उस आदमी को पीछे से मारकर आलम को लेकर भाग जाता है। आलम वो बिल्स देखकर समझ गया था कि कुछ गड़बड़ चल रही है, क्योंकि एक ही दिन के अंदर पशुपालन विभाग से 200 बिल्स सैंक्शन किए गए थे और वो भी बस 2 ही अमाउंट के। इस बात का पता लगाने के लिए वो ट्रेजरी ऑफिसर छोटे लाल से मिलने हॉस्पिटल आता है। हॉस्पिटल में छोटे लाल बहुत डरा होता है। वहां पे वही आदमी रहता है जो कि आलम पे गोली चलाया था। वो छोटे लाल को डरा कर बेड पे लेटा देते हैं। परवेज आलम छोटे लाल को बाहर से ही देखकर वापस चला जाता है। वहीं पटना में भीमा भारती रानी की कैबिनेट डिसाइड कर रहे होते हैं। तभी वहां पर रानी भारती आती हैं और पूछती हैं कि उनको कुछ नहीं मिलेगा क्या। तब दिवाकर जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, वो उनसे कहता है कि सब कुछ आपका ही है, टेक्निकली आप ही हमारी सीएम हैं। पता नहीं रानी को क्यों इस बात का बुरा लग जाता है और वो वहां से बाहर चली जाती है। भीमा भी दिवाकर को डांट देता है। रानी बाहर आके कावेरी से टेक्निकल सीएम का मतलब पूछती है। तब कावेरी उसको बताती है इसका मतलब वो सीएम जिसके पास कोई पावर ना हो, वो बस नाम का मुख्यमंत्री हो। ये बात रानी याद रखती है और कावेरी के साथ ऑफिस चली जाती है। ऑफिस में उसको आलम रांची में होने वाली गड़बड़ के बारे में बताता है। वो बताता है कि पशुपालन विभाग ने 27 करोड़ का विड्रॉल किया है और ये सिर्फ एक ट्रेजरी का हाल है, तो सोचिए बाकी 47 का क्या हाल होगा। रानी उसको सबकी जांच करने का ऑर्डर दे देती है। अगले दिन हम प्रेम को देखते हैं जो कि पशुपालन मंत्री है और उसको जैसे ही इस जांच के बारे में पता चलता है, वो परवेज आलम को ऑफिस जाते वक्त मिलता है और उसको इनडायरेक्टली धमकी देता है। वहीं रानी जैसे ही ऑफिस पहुंचती है तो वो सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर दिवाकर को अपने पास बुलाती है। वो उससे फाइनेंस मिनिस्ट्री वापस लेके उसको हेल्थ मिनिस्ट्री दे देती है और उसको अच्छे से चमकाती भी है। रानी भारती फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ साथ होम मिनिस्ट्री भी अपने पास रख लेती है, जो कि स्टेट की सबसे पावरफुल मिनिस्ट्री होती है। साथ ही वो 21 डीएम और 27 एसपीज का ट्रांसफर भी कर देती है और वो भी भीमा भारती से बिना बात किए। उसके इस डिसीजन से भीमा तक हिल जाता है और खुद उसकी पार्टी भी। गूंगी गुड़िया अब बोलने लगी थी। रात को जब वो घर जाती है तो भीमा उससे नाराज रहता है। वो उससे कहता है कि आप कल सुबह जाकर अपना ऑर्डर वापस लेंगी और जो जहां था वो वहीं रहेगा। साथ ही वो रानी से पूछता है कि आपने दिवाकर से फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों ली। तब रानी कहती है कि उसने हमको उस दिन टेक्निकल सीएम बोला था, हमने आपकी खातिर उसको हेल्थ मिनिस्ट्री दी है, नहीं तो हम उससे वो भी छीन लेते। वहीं परवेज आलम और उसकी पूरी टीम पशुपालन कांड का जब सभी ट्रेजरी से विड्रॉल की इन्वेस्टिगेशन करती है, तब उनको पता चलता है कि ये अभी तक का बिहार का सबसे बड़ा स्कैम है, पूरे 958 करोड़ का। परवेज आलम उसी वक्त रानी भारती को कॉल करता है और उसको बताता है कि चोर पकड़ा गया। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम परवेज आलम को देखते हैं जो कि पशुपालन विभाग के कुछ ऑफिसर्स को पूछताछ के लिए बुलवाता है, जिसमें रांची ट्रेजरी ऑफिसर छोटे लाल भी रहते हैं। आलम उनको बताता है कि एक्सपेंस से ज्यादा पैसे विड्रॉवल करने का मैटर सामने आया है। वो उन ऑफिसर्स से पूछता है इसके बारे में, पर कोई भी उसको सीधा जवाब नहीं देता। तब वो सभी ऑफिसर्स को जाने को बोलता है छोटे लाल को छोड़कर। छोटे लाल पहले से ही डरा रहता है, तो वो परवेज आलम को सब कुछ सच सच बता देता है। वो बताता है कि वीसी फूड नाम की एक फेक कंपनी है जिससे ये सारे फेक बिल्स बने हैं और इसी कंपनी को हमारे यहाँ से चेक्स इशू किए जाते हैं। आलम तब छोटे लाल से पूछता है कि ये सब कब से चल रहा है। तब वो उसको बताता है कि ये सब 8 साल से चल रहा है और हम अकेले नहीं हैं जो ये कर रहे हैं। बिहार की हर ट्रेजरी से पशुपालन विभाग का ये फेक विड्रॉवल चल रहा है। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। आलम उससे पूछता है कि ये पेमेंट्स लेने वीसी फूड से कौन आता है। तब वो बताता है कि पटना से पशुपालन विभाग के रमन जी आते हैं, मंत्री जी का अलॉटमेंट लेटर लेकर। छोटे लाल किसी का नाम नहीं बताता, पर इतना बड़ा स्कैम बिना पशुपालन मंत्री के इन्वॉल्वमेंट के नहीं हो सकता। आलम ये सारी बातें रानी भारती को बताता है और वो अगले दिन पशुपालन मंत्री प्रेम्स के घर जाती हैं।
और उसको इस स्कैम के बारे में बताते हैं। प्रेम ये सब सुन के उनसे कहता है कि वो इसकी जांच करवाएगा और जो भी ऑफिसर इसमें शामिल है उसको सस्पेंड करेगा। तब रानी उससे कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, हम सुबह सुबह उठकर सबसे पहला काम यही किए हैं। डीएम से लेकर पशुपालन विभाग के हर छोटे बड़े ऑफिसर्स मिला के कुछ 85 लोगों को मैंने काम से निकाल दिया है। प्रेम ये सुनकर हिल जाता है। तभी रानी उससे कहती है कि अब आपको भी रिजाइन करना होगा, नहीं तो बिहार के पूरे 958 करोड़ रुपीस वापस कर दीजिए। वो प्रेम को कल तक का टाइम देती है। वहीं सस्पेंड हुए सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स गवर्नर के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि सीएम ने उनको सस्पेंड कर दिया है बिना कोई नोटिस दिए और ना ही एक्सप्लेनेशन का मौका दिए। गवर्नर उनकी बात समझता है और सीएम के ऑर्डर्स को पलट देता है। वहीं अगले सीन में हम मचान बाबा को देखते हैं। काला नाग उनके पास आता है अपनी जान बचाने के लिए। काला नाग उनको बताता है कि मुखिया को लगता है कि कुंवर मेरी वजह से पकड़ा गया है और पुलिस वालों को लगता है कि मैं मुखिया से मिला हुआ हूँ। मेरी जान दोनों तरफ से खतरे में है बाबा। मचान बाबा काला नाग की हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। वहीं रात को जब रानी भारती घर पहुंचती है तो मिश्रा जी उससे पूछते हैं कि प्रेम को रिजाइन करने के लिए आपने क्यों बोला है। वो हमारी पार्टी के अपर कास्ट वाले नेताओं के लीडर हैं। आपके ऐसा करने से पार्टी टूट सकती है और आपकी सरकार भी गिर सकती है। भीमा भी रानी से यही कहता है और रानी उनकी बात मान जाती है। अगले दिन ऑफिस में परवेज आलम को पता चलता है कि रानी भारती अब इस मैटर में कोई एक्शन नहीं ले रही हैं। तभी पशुपालन मंत्री प्रेम कुमार परवेज आलम के ऑफिस में आकर उसको सबके सामने धमकी देता है। ये सब देखकर आलम को भी गुस्सा आता है और वो स्कैम की खबर मीडिया में लीक कर देता है, जिसकी वजह से बिहार की राजनीति में कोहराम मच जाता है। तब भीमा भारती रानी को बताते हैं कि ये आलम नवीन का आदमी है, उसी की सिफारिश पर उसको फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया था। वो सिर्फ तुमको यूज कर रहा है, क्या तुम ये नहीं देख पा रही हो। वहीं नवीन कुमार भी वापस से सरकार के खिलाफ बोलने लगता है। अगले दिन रानी भारती परवेज आलम को ऑफिस बुलवाती है और उसको सस्पेंड कर देती है, ये बोल के कि वो नवीन का आदमी है और उसने ये सब उसके कहने पे किया है। तब परवेज आलम उसको बताता है कि भले ही नवीन कुमार ने मुझे रेकमेंड किया था, पर यह पोजीशन मुझे मेरी काबिलियत की वजह से मिली है, चापलूसी की वजह से नहीं। पर रानी उसकी बात नहीं सुनती और उसको निकाल देती है। अगले दिन रानी भारती एक इवेंट में जाती है जहां उसको नवीन कुमार सीक्रेटली मिलता है। नवीन कुमार प्रेम से बदला लेना चाहता है, इसलिए वो रानी से कहता है कि आप प्रेम कुमार को मंत्री पद से हटा दीजिए, उसके बदले में हम आपकी सरकार नहीं गिरने देंगे। वो कहता है कि उसको भीमा से या आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रेम जैसे सांपों से दिक्कत है। नवीन रानी से कहता है कि प्रेम के पास 8 एमएलए हैं जिसके बल पे वो आपको और भीमा को ब्लैकमेल कर रहा है। मैं आपको 13 एमएलए दूंगा जो कि आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे और प्रेम को निकालने के बाद भी आपकी सरकार नहीं गिरेगी। वो रानी भारती को 13 एमएलए का सपोर्टिंग लेटर देता है जिसपे उनका साइन और मोहर लगी है।